हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने काफ़ी सारे कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका एनालिसिस किया है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे उसको भी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कंपनी को कैसे डिसाइड करें, कौन कौन से पैरामीटर को हम डिसाइड करें कि जिससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं screener.com पे और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन कर लेना है और याद रखना है कि यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आप ये स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख लेता हूँ। तो जनरली जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ से ऊपर होता है, लेकिन ये जो डेटा है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनी का पैरामीटर है कि अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप, यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी का जो पैरामीटर है कि जो फर्स्ट 100 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप कंपनी है और 100 से लेकर 250 तक जो कंपनी है वो मिड कैप में आती है और 250 के बाद जो कंपनी है वो सारी आती है स्मॉल कैप के अंदर। तो हम यहाँ पे एक बार मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास ले लेते हैं और यहाँ पे रन दिस क्वेरी करते हैं। तो हमें यहाँ पे 124 कंपनी मिल गई है। अब यहाँ पे हमें मार्केट कैप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी मार्केट कैप के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको पहले 50 कंपनी का लिस्ट मिलेगा। तो ये पहली 50 कंपनी होगी। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+C करिए, Ctrl+C करके आपको एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे Ctrl+V कर देना है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा और दूसरी 50 कंपनी के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करके आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करके आप इस तरह से सारी कंपनी का लिस्ट एक्सेल शीट में ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये वाला लिस्ट यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे पास 100 कंपनी आ गई। अब इसमें से मुझे अच्छी कंपनी ढूंढनी है। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि जो डेट टू इक्विटी है वो 50% से कम होना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई कंपनी के ऊपर अगर ज़्यादा डेट का बर्डन होगा तो वो कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ नहीं सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट वो कंपनी के अंदर कम हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री का आप अभी डेट टू इक्विटी देख सकते हैं कि ओनली 41% डेट है। लेकिन अगर इसकी हम बैलेंस शीट में जाए तो यहाँ पे कंपनी का अगर हम डेट देखेंगे तो लगभग 2,70,000 करोड़ है और कंपनी का जो खुद का पैसा है, मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा है लगभग 6.5 लाख करोड़ का है। तो उसके कंपेयर में अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पे ओनली 40% के आसपास ही डेट है। लेकिन उसके अगले साल देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट था वो लगभग 3.5 लाख करोड़ था और कंपनी का खुद का पैसा 4.5 लाख करोड़ था। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है वो 50% से ज़्यादा था। ठीक है, तो सिमिलरली हम आगे के ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रहा था, जो लगभग 80% के आसपास था। तो इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस भी एक रेंज में स्टक हो गया था। तो हम एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके देख लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेके 2017 तक रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्राइस है वो एक ही रेंज में रहा था, जो 600 से लेके लगभग 300 की रेंज में था। ठीक है, तो ए रेंज में इसका प्राइस रहा था और ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया था। तो जो इन्वेस्टर थे वो थक गए थे क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा था। और जैसे ही कंपनी ने अपना डेट कम किया और धीरे धीरे डेट कम करने का अपना जो थॉट प्रोसेस है वो जाहिर किया तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी जिसका कम होगा वही कंपनी सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा पैरामीटर है ROCE। ROCE का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी का जो पैसा है खुद का और प्लस लोन लिया हुआ पैसा, टोटल पैसों पे कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन ये सारे एक्सपेंस नहीं काउंट करने, ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट काउंट करना है। ठीक है, तो कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है टोटल कैपिटल पे, बोरोइंग वाले कैपिटल प्लस कंपनी का खुद का पैसा है वो दोनों कैपिटल को मिला के कितना पैसा कमाती है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ROCE हमारा 7 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का 8 है तो हम इसको रखेंगे और जिसका भी 7 के नीचे होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे DLF कंपनी थी और बाकी 2-3 कंपनी थी जिसको हमने डिलीट कर दिया। अब बैंकिंग कंपनी देखें तो उसका भी ROCE कम होता है, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी में आता है तो जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया कि ROCE 7 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है कि कंपनी का हाई डिविडेंड यील्ड है वो कंपनी के लिए खराब साबित हो सकता है। तो इसीलिए जिसका भी डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा है तो उसको हमें डिलीट कर देना है। जी आपने सही सुना कि डिविडेंड यील्ड जिसका ज़्यादा है उसको डिलीट करना है, क्योंकि जो भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, तो अगर आप FD का रेट देखेंगे तो FD का रेट भी 5.5% से ज़्यादा है।
तो अगर कंपनी एफडी के रेट के बराबर डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उसको यूटिलाइज करने का कोई भी कंपनी के पास प्लान नहीं है। तो इसीलिए जिसका भी डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा है उसको हमें निकाल देना है ये वाले लिस्ट से। तो मैंने जितनी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा था उसको निकाल दिया। यहाँ पे आईटीसी का 5.5 है, उसको नहीं निकाला है। और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी थी, हिंदुस्तान जिंक थी जैसे, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और एक कंपनी है जिसे यहाँ आ रहा है हिंदुस्तान जिंक, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको डिलीट कर देना है। और तीसरा हमारा पैरामीटर है कि जो कंपनी है ए वाले लिस्ट में, वो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको भी हमें डिलीट कर देना है। गवर्नमेंट कंपनी को क्यों डिलीट करना है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन कंपनी के जरिए अपने कंट्री को सर्व करना होता है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट कंपनी को निकाल देंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट कंपनी बहुत ही अच्छा कर भी रही होती है, लेकिन फिर भी उसका शेयर प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि गेल है, ओएनजीसी है, वो सारी कंपनी बहुत ही सालों से एक ही रेंज में घूम रही है। और एक है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कुछ फंड ऐसे है कि जिसने गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी अपना एक्सपोजर रखा है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी बाकी सारे म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में थोड़ा लो है, क्योंकि जो पीएसयू कंपनी है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे टोटल 4 पैरामीटर हो गया। अब 5वां पैरामीटर है कि जो कंपनी है वो साइक्लिकल नेचर की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनी हो गई, फिर सीमेंट कंपनी हो गई, या फिर इंफ्रा कंपनी हो गई, या फिर स्टील सेक्टर की कंपनी होगी। तो ये सारी कंपनी जो है वो साइक्लिकल नेचर की होती है। तो साइक्लिकल नेचर आपको देखने के लिए क्या करना है कि screener.com पे जाना है और उसका एनुअल प्रॉफिट देखना है। तो एनुअलाइज प्रॉफिट आप देखेंगे 2010 से 20 का, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ साल उसका प्रॉफिट अच्छा रहता है, 2-3 साल, फिर 2-3 साल उसका प्रॉफिट नेगेटिव भी चला जाता है, या फिर बहुत ही कम हो जाता है, फिर वापस से बढ़ जाता है। तो ये जो सारा है वो साइक्लिकल नेचर का है। तो एक बार मैं चला जाता हूँ स्क्रीनर पे और यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे लिखता हूँ औरोबिंदो फार्मा। ठीक है, अब इसका हम नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एनुअलाइज। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट था 2010 में 500 करोड़ था, फिर 500 करोड़ था, फिर अचानक से नेगेटिव हो गया, फिर 200 करोड़, फिर वापस से थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, फिर इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल हो गया और अभी 2-3 साल से अच्छा कर रही है, तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो एक वन टाइप ऑफ साइक्लिकल नेचर की कंपनी है, तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सारी फार्मा कंपनी सेम तरीके से काम करेगी, क्योंकि कुछ फार्मा कंपनी अलग तरीके से अपना बिजनेस चला रही होती, तो पॉसिबल है कि उसमें साइक्लिकल नेचर ना भी हो। तो ऐसे अगर आपको बिजनेस का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है तो आप ऐसी कंपनी को रख भी सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी मैंने यहाँ पे सारी कंपनी हटा दी है। तो ये हमारी होगी लार्ज कैप कंपनी, और यहाँ पे जो भी लार्ज कैप कंपनी थी वो मैंने इस तरह से सॉर्ट आउट करके फिर उसका एक फिल्टर्ड लार्ज कैप वाला ग्रुप बना दिया है। तो टोटल 48 कंपनी मेरे पास यहाँ पे बची है। यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी रखी है जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइक्लिकल नेचर की कंपनी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हो सके और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंपनी हो वो आप रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये होगी लार्ज कैप कंपनी, और हमें अभी मिड कैप कंपनी को स्क्रीन करना है। तो वापस से हम स्क्रीनर पे चले जाते हैं, स्क्रीन करते हैं और क्रिएट न्यू स्क्रीन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, लेस देन 46,000 करोड़। तो पहली 200 कंपनी थी उसके अंदर हमने देखा कि जो लास्ट कंपनी थी उसका 47,198, तो यहाँ पे हमें रखना है 199। ओके, उससे कम होना चाहिए। एंड मार्केट कैप ग्रेटर देन 12,000 करोड़। ओके, तो रन दिस क्वेरी। तो हमारे पास टोटल 198 कंपनी आई। तो यहाँ पे हमें 50 कंपनी पहले ले लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाके दूसरी 50 ले लेनी है, और नेक्स्ट पेज में जाके तीसरी 50 ले लेनी है। तो इस तरह से हमारा 150 कंपनी का लिस्ट बन गया, और वो सारी कंपनी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले ली है। अब यहाँ पे सिमिलरली हमने जो लार्ज कैप में किया वही सिमिलरली यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है वो हमें यहाँ पे क्लिक करके नंबर फिल्टर करके लेस देन कर देना है, और 0.5 करके ओके कर देना है। तो जितनी भी कंपनी का डेट 50% से ज़्यादा होगा वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाएगी, और बाकी सारी कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पहला फिल्टर हो गया। दूसरा फिल्टर है ROC। तो ROC 7 से ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, और 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 7 से जिसका भी ROC कम था वो मैंने सारी कंपनी यहाँ से हटा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपनी एक्सेप्शनल केस है, वो है इन्फोएज कंपनी जो लार्ज कैप के अंदर आती है। तो यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर मैंने जो फिल्टर आउट किया है, यहाँ पे इन्फोएज कंपनी आप देख सकते हैं कि उसका जो ROC है वो ओनली 3.67% था, लेकिन फिर भी यह कंपनी मैंने रखी है। क्यों?
तो मैं इसका एक रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि इन्फोसिस कंपनी है, उसका ROC यहाँ पे आपको दिखेगा 3.67%। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाएंगे तो इसका जो लास्ट प्रॉफिट है वो है 1400 करोड़ के आसपास, और बैलेंस शीट में आपको इसका कैपिटल पता चलेगा कि इसका जो कैपिटल है वो लगभग 6000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो 6000 के ऊपर अगर 1500 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है तो वो ROC बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर यही कंपनी का रिजल्ट हम स्टैंड अलोन कर ले तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 289 हो जाता है। ठीक है, तो 289 के हिसाब से इसका जो ROC है वो बहुत ही कम बैठता है। लेकिन इन्फोसिस कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है कि उसका जो कोर बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, Naukri.com, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स होते हैं। तो स्टार्टअप्स में इनिशियली तो लॉस ही होता है और बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। और वो जो कंपनी है वो लिस्टेड होती है तब उसका जो वैल्यूएशन का डायरेक्टली बेनिफिट है वो इन्फोसिस को मिलता है। जैसे कि इन्फोसिस के पास जोमेटो के 18% शेयर थे, तो जैसे ही जोमेटो कंपनी लिस्टेड हुई तो इन्फोसिस कंपनी ने अपने 2 to 3% स्टेक बेच दिया था ऑफर फॉर सेल में। तो कंपनी को वहाँ से बहुत सारा पैसा मिला, तो वो जो पैसा है वो कंपनी कोई और जगह पे इन्वेस्ट करेंगी, तो इस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन टेम्पररी इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार्टअप में इसने इन्वेस्ट किया है। आप चाहे तो मेरा इन्फोसिस के ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारी मिड कैप कंपनी को फिल्टर आउट कर लिया है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का अगर हम डेट देखें तो 7, 15, 7 आपको इस तरह से नंबर दिखेगा। मतलब कि कंपनी का जो लेवरेज है वो 5 to 7, 10 टाइम भी हो सकता है। तो अगर हम SBI का देखें तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है वो 15 गुना है। मतलब कि कंपनी के पास जितना खुद का पैसा है उससे 15 गुना पैसा बाहर से उधार पे लिया हुआ है। अभी जो उधार है वो कहाँ से लेते हैं, तो बैंक वाले का जो उधार है वो जनरली आम पब्लिक का डिपॉजिट हुआ मनी होता है। जैसे आप लोगों का सेविंग अकाउंट होगा SBI के अंदर, तो वहाँ पे आपने जो पैसे रखे हैं और प्लस आपने FD करवाए तो वो सारे पैसे बैंक की डिपॉजिट हो गए। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के डिपॉजिट कंपनी के पास है, तो 100 करोड़ में से कंपनी 90 करोड़ के लोन दे सकती है कस्टमर्स को। ठीक है, अब जब कंपनी 90 करोड़ के लोन्स देती है तो अल्टीमेटली जो लोन्स है वो अल्टीमेटली वापस से बैंक में डिपॉजिट के तौर पे ही आते हैं। ठीक है, तो वो 90 करोड़ में से वापस वो 81 करोड़ का लोन दे सकते हैं पब्लिक को। तो अल्टीमेटली जो मनी है वो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है वो प्रिंट कर सकती है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी अपने खुद के जितने पैसे हैं उससे 10-15 गुना लोन के तौर पे पैसे दे सकती है, तो इसीलिए कंपनी का डेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी तरह से ऑपरेट कर रही है। जो कंपनी जितना अच्छी तरह से ऑपरेट करेगी उसका नेट प्रॉफिट उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिड कैप एंड लार्ज कैप के अंदर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी नहीं आई है, तो इसीलिए हम इसको अलग से यहाँ पे स्क्रीन करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक बैंक ले लेते हैं, जैसे एक्सिस बैंक मैंने ले लिया। ठीक है, तो एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे पीयर ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे बैंक दिख जाएगा, बैंक करेंगे तो यहाँ पे सारी बैंक की कंपनी आ गई। अब हमें यहाँ पे जाना है प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ, तो ऐसा करेंगे कि तो जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ऊपर आएगी, जैसे HDFC बैंक का प्रॉफिट है 31,000 करोड़, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो हमें 100 करोड़ से ऊपर वाली जितनी भी कंपनी है उसको ले लेना है, जैसे यूको बैंक से लेके ये जितनी भी कंपनी है वो हमने ले ली। तो 28 बैंक जो है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब इसके बाद आती है NBFC कंपनी, कि जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन उसका काम भी सिमिलर टू बैंक होता है। जैसे किसी और बैंक से उन्होंने पैसे लोन के तौर पे लिए और अल्टीमेटली कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। जैसे कुछ हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी होती है, बजाज फाइनेंस होगी, बजाज फिनसर्व होगी, तो ये जो सारी कंपनी है लोन देने वाली, वो कंपनी का बिजनेस भी सिमिलर टू बैंक होता है। तो यहाँ पर भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ये कंपनी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व। यहाँ पे आप पीयर ग्रुप में चले जाइए और यहाँ पे फाइनेंस कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी कंपनी है पूरा लिस्ट आ गया। आपको यहाँ पे जाना है प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो HDFC का है। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है वो वाली HDFC है। तो यहाँ से आप लिस्ट देखेंगे तो ये सारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ऊपर है। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं तो यहाँ तक कंपनी है 57 तक, ये सारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी कंपनी में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे NBFC में। अब NBFC में कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आप देख सकते हैं वाला लिस्ट में, अब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल HDFC AMC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी 0 है और इसका जो ROC है वो 39 है, जो
बाकी एनबीएफसी कंपनी का नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि ये एएमसी कंपनी है तो इसका ऑब्वियसली आरओसी ज़्यादा होगा और कोई डेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनी हमें निकाल देनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो लार्ज कैप कंपनी फिल्टर आउट की उसके अंदर ये कंपनी होगी। तो यहाँ पे हमें फिल्टर क्या लगाना है, यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाना है और ग्रेटर देन करना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, लेस देन 50% डेट हो वो वाली कंपनी। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 50% डेट हो वही कंपनी लेनी है और बाकी सारी कंपनी नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे के लिस्ट में कंपनी आ गई है वो निकल जाएगी और बाकी ओनली एनबीएफसी कंपनी ही रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो लिस्ट है वो बन गया 45 कंपनी का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिल्टर आउट करके ये वाले पेज में ले लिया है, तो यहाँ पे टोटल 31 कंपनी बन के आई। तो इस तरह से हमारे पास 4 लिस्ट हो गए। पहला हो गया लार्ज कैप फिल्टर ग्रुप जिसके अंदर 48 कंपनी थी, दूसरा हो गया 80, तीसरा हो गया बैंकिंग सेक्टर एंड चौथा हो गया ये वाला। तो सबसे पहले 48, फिर मिड कैप का 80, फिर 28 बैंक एंड ये वाली कंपनी 31 होगी। अब ये सबका समेशन हम करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट है वो बन गया 187 कंपनी का। ठीक है, तो हमें जो ट्रेडिंग करना है वो ओनली दिस 187 कंपनी में ही करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक श्योरिटी तो है कि ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा अगर नीचे भी आती है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस भी है, क्योंकि ये कंपनी अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा अच्छा है, तो ये कंपनी का सर्वे होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिक फंडा होता है कि हमें स्विंग लो पे बाय करना है, स्विंग हाई पे सेल कर देना। ठीक है, तो अगर कंपनी खराब होगी तो स्विंग लो के नीचे भी जा सकती है, तो वो श्योरिटी के लिए हमने ये सारी कंपनी फिल्टर आउट कर दी है। तो अगर आपको ये सारी कंपनी को रोज़ रोज़ ट्रैक करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है वो पता नहीं चल रहा है, तो मैं जिसके भी अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो सारी कंपनी का वीडियो लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप उस वीडियो से सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, तो आप वहाँ से सीख के आप अपना स्विंग ट्रेडिंग का जर्नी चालू कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप वहाँ से 30-40% 50% भी कमा सकते हैं। जनरली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल गेन है वो 15-18% का रह जाता है। अगर आपको डबल या ट्रिपल कमाना है, जैसे 30-36% कमाना है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसका भी हमें बेनिफिट लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।